नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उदारीकरण को बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उदारीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के तीसरे चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये दोनों टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, आज तीसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उदारीकरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि 1991 में भारतीय सरकार द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत में आर्थिक सुधार या फिर नई आर्थिक नीति को लागू किया, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पक्ष थे। पहला था हमारा उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये उदारीकरण क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल इसके फंडामेंटल बेस के साथ समझाऊंगा, बट आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, उदारीकरण का अर्थ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिससे ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि 1945 से लेकर 1990 तक पूरे विश्व में एक युद्ध चला जिसका नाम था शीत युद्ध, जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ था, जो दो लोगों के बीच में चला था। पहला था हमारा अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, और उसके सहयोगी देश, जो उसके सहयोगी कंट्रीज थी, अलायंस जिसे आप कह सकते हैं। एक खेमा ये था जिसे हम पहली दुनिया या पश्चिमी दुनिया भी आप कह सकते हैं, और दूसरा था हमारा यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, और उसके सहयोगी देश, जिसे हम दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। जो शीत युद्ध था वो वास्तव में विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसमें इनका विचार था कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जहां पे आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, वो हमेशा पूंजीवाद होनी चाहिए, यानी ये पूंजीवाद का समर्थन करते थे। जबकि यूएसएसआर और उसके सहयोगी देश जो समर्थन करते थे वो करते थे साम्यवाद का। बहुत ही सिंपल सी बात। अब ये पूंजीवाद क्या है और ये साम्यवाद क्या है? ये जो पूंजीवाद है ना, इसी कई यूएसए यानी अमेरिका की एक और स्पेशल बात थी कि ये उदारवाद के भी पक्षधर थे, और एक और चीज कि ये लोकतंत्र के भी समर्थक थे। और इनकी दो चीजें थी, एक साम्यवाद और दूसरा समाजवाद। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ताकि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझें, सिर्फ रट्टा ना मारे। तो मैंने आपको कहा कि 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला दो महाशक्तियों के बीच में, पहली अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ। इनके बीच में विचारों की लड़ाई चली जा रही थी। ये थे पूंजीवाद के समर्थक, ये थे साम्यवाद के समर्थक। अब पूंजीवाद में जो एक देश के नागरिक होते हैं, नागरिक जिसे आप इकोनॉमिक की दृष्टि से देखें तो आप उसे एक उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक कह सकते हैं। यानी अमेरिका जो पूंजीवाद के समर्थक थे, अपने नागरिक को पूर्ण रूप से क्या देते थे? स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करने के लिए क्या था? स्वतंत्र था। और मांग तथा सप्लाई के आधार पर कौन सी वस्तु का निर्माण होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति करते थे। सरकार का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। अब ये उदारवाद अपने नागरिकों को क्या देती थी?
अमेरिका अपने नागरिकों को क्या देती थी? उदारवाद देती थी। उदारवाद का मतलब यहाँ पे ये है उद्योगों के प्रति उदार नीति होना, यानी अगर कोई देश का नागरिक है तो वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं है, यानी उसे कोई बहुत बड़े लाइसेंस को लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ में अमेरिका जो था लोकतंत्र का भी समर्थक था, क्योंकि ये चुनाव के माध्यम से सरकार यहाँ पे चुनी जाती थी। जबकि साम्यवाद की बात करें अगर हम, तो साम्यवाद जो है वो उससे भारत बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि सोवियत संघ का भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि ये समाजवाद की बात करते थे। समाजवाद का मतलब होता है समाज के प्रत्येक नागरिक को एक समान मानना। ये मैं थोड़ी पॉलिटिकल साइंस को आपको बता रहा हूँ 12th क्लास की, इसको समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं पहले समझाऊं। तो समाजवाद में समानता दी जाती है, जबकि उदारवाद या लोकतंत्र या पूंजीवाद में इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। यहाँ पे आप निजी संपत्ति भी रख सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति भी होती है, यहाँ पे केवल और केवल सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो ये जो उदारवाद है ना, ये जो उदारवाद की जो नीति निकल के आई, ये पश्चिमी देशों की तरफ से निकल के आई। तभी यहाँ पे लिख रखा है मेरे दोस्तों कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष तथा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति यानी मुक्ति देना, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक की जो अर्थव्यवस्था थी भारत के, उसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे दोस्तों। वो प्रतिबंध कौन कौन से यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, यानी क्या अगर आपको कोई भी उद्योग धंधा करना है, आपको सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे दोस्तों खुल ही नहीं पाते थे। जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो लाइसेंस नहीं ले पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी था, लाल पीताशाही थी, जिसकी वजह से दोस्तों जितना औद्योगिक विकास भारत कर सकता था इस टाइम पीरियड में, उतना औद्योगिक विकास भारत नहीं कर पाया दोस्तों। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दूसरा जैसे एक प्रतिबंध था वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण, यानी आरबीआई के द्वारा इस टाइम पीरियड पर आरबीआई के द्वारा जो ब्याज कितनी दर होगी, यानी जो रेपो रेट होगा, या जो केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंक को यानी वाणिज्य बैंकों को जो उधार दिया जाता है उसकी क्या दर होगी, जिसे हम बैंक दर भी कहते हैं, ये सब हमारा आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक निर्णय लेता था। और साथ में की वस्तुओं की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं, जैसे कि कोई खाद्यान्न से या मेडिसिन से कोई भी इनिशियल वस्तु है, उसकी क्या कीमत होगी, ये भी डिसाइड हमारे सरकार के द्वारा किया जाता था। यानी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे। पहला औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, दूसरा वस्तुओं की कीमत या फिर वित्तीय नियंत्रण, मैंने बता दिया। आयात लाइसेंस, अगर आपको कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, कोई पूंजीगत वस्तु हो या कोई भी नॉर्मल वस्तु हो, तो आपको आयात का क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। और अगर आपको लाइसेंस मिल भी गया तो आपको कोटा निर्धारित था कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के जो सामान्य नागरिक है, जो हमारे निजी क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए कोटा निर्धारित कर रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण, मतलब कोई भी देश का नागरिक एक सीमा के बाद विदेशी मुद्रा पर नहीं रख सकता था, उस पर भी कानूनी प्रतिबंध था दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक और प्रतिबंध, जैसे बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध। जैसे बड़े जो घराने, जैसे कि भाई अदानी हो गया, अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गया, लक्ष्मी नारायण मित्तल हो गया, ये जो बड़े बड़े घराने थे, वो शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते थे या इन्वेस्टमेंट करते थे तो उन पे कानूनी प्रतिबंध था। क्योंकि भारत सरकार समाजवाद का, एक्चुअल में भारत सरकार ने पूरी तरीके से समाजवाद को तो फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा। यद्यपि वो समाजशास्त्र से क्या थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिससे प्रेरित होकर ये नियम लगाए गए ताकि निजी संपत्ति का संग्रह ना हो सके और फिर द्वारा ऐसा ना हो कि एक वर्ग ऊंचा हो जाए और एक वर्ग नीचा हो जाए। उनकी सोच अच्छी होगी, बट जो आर्थिक रूप से देखा जाए, आप जानते हैं
कि आखिर में 1991 में यूएसएसआर का क्या था, विखंडन हो गया था। क्योंकि दोस्तों जो हमारी साम्यवाद अर्थव्यवस्था थी वो हमेशा समानता का प्रत्यक्ष थी, समानता होती थी और सार्वजनिक उद्योगों पर फोकस करती थी। और सार्वजनिक उद्योगों में स्वहित की कमी होने के कारण वो अक्सर घाटे में चलते थे, जिससे देश के जो मूल्यवान संसाधन थे वो बर्बाद हो गए थे दोस्तों। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई कि भाई उदारीकरण का मतलब है कि जो एक देश की सरकार होती है वो अगर उद्योगों के प्रति उदार नीति लगाती है, कि जो इस टाइम पीरियड में ये प्रतिबंध थे, सरकार ने 1991 में जाके ये सारे प्रतिबंधों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, तभी ये बना उदारीकरण। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता दी गई। यानी कोई भी उत्पादक किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है वो कर सकता है, बट कुछ ही जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आगे की उदारीकरण के कैसे उपाय किए गए। आज का वीडियो केवल इसी बात पे मेरा फोकस है कि आखिर ये जो उदारीकरण है, ये उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो अर्थ एक सिंपल सा लॉजिक है कि उद्योगों के प्रति उदार नीति रखने को ही हम उद्योगीकरण या उदारीकरण कहते हैं। और इसमें विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को बहुत सारी मुक्ति मिली तो हमारी औद्योगिक क्षेत्र को भी थी, वित्तीय क्षेत्र को भी थी, राजकोषीय सुधार भी हुए और भारी जो कि हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन सब में हुए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि भाई उदारीकरण के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार किए गए थे। बट मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उदारीकरण होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि उपरोक्त नियंत्रणों के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो था भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब और अकुशलता में वृद्धि हुई। क्योंकि भारत सरकार का जो फोकस था वो सारा का सारा फोकस था सार्वजनिक उद्गम के उद्योगों पर, जो कि दोस्तों भ्रष्टाचार के कारण, विलंब के कारण और अकुशलता के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कितना भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से जो सरकारी उद्योग जो बहुत तरक्की कर सकते थे वो नहीं कर पाए। अनावश्यक देरी, क्योंकि आपको पता है एक फाइल एक टेबल पे जाती है, फिर दूसरे टेबल पे, फिर तीसरे टेबल पे। ये जो योजनाएं है ना, जैसे कि अगर आज पुल बनाना है तो पुल बनना था 2017 में, पुल बना 2022 में जाके, तो इतना विलंब होता था। और अकुशलता, यानी जो सरकारी कर्मचारी थे जो सार्वजनिक उद्योगों में थे उन्हें कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी, मतलब वो अकुशल थे, वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पे ज्यादा समय लगा के विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते थे। यानी समय भी ज्यादा लगाते थे और सिंपल सी बात है, समय ज्यादा तो लगा रहे, साथ में वो पैसा भी ज्यादा। मतलब आप देखिए कोई भी सरकारी कंपनी को उठा के देख लीजिए, जो प्राइवेट कंपनी 10 रुपए में बनाती है वो सरकारी कंपनी 100 रुपए में बनाती है, और प्राइवेट कंपनी बना लेती है 10 दिन में, और जो हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी है वो बनाती है 25 दिन में। तो आप ये देख रहे हैं कि सरकारी उद्योगों पर ही फोकस था, निजी क्षेत्र को बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। ये सारे प्रतिबंध लगाए रखे थे। 1991 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, विश्व बैंक के पास हम गए, उन्होंने हमसे कहा कि एलपीजी की नीति को अपनाओ। एल का मतलब यहाँ पे लिबरलाइजेशन है, मतलब आजाद करो, आर्थिक क्षेत्र को आजाद करो, वित्तीय क्षेत्र को आजाद करो, राजकोषीय सुधार करो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीतियों को बदलो, यानी उद्योग को बढ़ाओ, यानी उद्योग को बढ़ाओ, लोगों पे प्रतिबंध मत लगाओ, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा और जो देश के मूल्यवान संसाधन है वो नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये मेरा आपसे कहना है। अब देखिए आर्थिक सुधार जो होते हैं दोस्तों, आर्थिक सुधारों का ये हमेशा विचार रहा। पहले आप जानते हैं कि विश्व 1945 से लेकर 1990 तक इन दो गुटों में बटा रहा, जिसकी वजह से दोस्तों आखिरकार 1990 तक सोवियत संघ को और उसके सहयोगी देशों को भी ये समझ में आ गया था कि जो पूंजीवादी नीतियां हैं वो ज्यादा सटीक हैं, क्योंकि वहां पे स्वहित का महत्व है।
क्योंकि जब इंसान को खुद को फायदा होता है ना तो ज्यादा एफर्ट लगाता है, जबकि वो सार्वजनिक हित में कम एफर्ट लगाता है। और जो उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं ना दोस्तों, उनकी जो उनकी एक अधिकार है, यानी उनकी आजादी देखी जाए, क्योंकि सोवियत संघ में अगर एक सारे नागरिक एक ही प्रकार के फोन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अमेरिका में जो ज्यादा कमाता है वो वैसा इस्तेमाल कर सकता है। यानी वहां पे सभी को, एक तो बहुत मेहनत कर रहा है उसको भी मिल रहा है, और एक जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है उसको भी मिल रहा है, क्योंकि समानता का अधिकार है। बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्थिक सुधार इस मान्यता पर आधारित थे कि सरकारी नियंत्रण, ये देखिए सबसे मेन चीज, सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाजार की शक्तियां अर्थव्यवस्था का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से मार्गदर्शन करेगी। यानी जो देश के मूल्यवान संसाधन है उनका सही उपयोग किया जाएगा दोस्तों। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि दुनिया को समझ में आ गया था कि जो आखिरकार पूंजीवाद की जो नीति है, जो उदारवाद की नीति है, जो लोकतंत्र की नीति है, जो पश्चिमी देशों की नीति है, उससे देश के संसाधन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग होता है, उपयोग होता है, जिससे देश आर्थिक विकास करता है, आर्थिक समृद्धि की दर बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक विकास बढ़ता है, आर्थिक विकास बढ़ता है तो दोस्तों लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि देश में 1991 के बाद उदारीकरण को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी लागू करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और राजकोषीय क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र, इनमें क्या क्या उपाय किए गए बहुत ही सरल शब्दों में, तो उस वीडियो में भी आना मत भूलना। और आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।